नमस्कार बंधु। आज देखो हमें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जनसंख्या घनत्व को, जो भारत को जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर विभाजित किया गया है। तो देखो सबसे पहले हमने बात कर ली जनसंख्या की वितरण की भी बात हो गई, जनसंख्या वितरण का जो फैलाव है इसकी भी बात हो गई। इसके बाद में हमने बात की थी जनसंख्या घनत्व की, और जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित करके हमें अध्ययन करेंगे। विभाजित किया गया है। इसमें हमें पढ़ेंगे जो पहला है हमारा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। तीसरा जो है वो हम पढ़ेंगे निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। तो देखो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, और तीसरा जो है हमारा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। एक एक के बारे में हमें अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में जैसे हमारा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि हैं। उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्य जो आते हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो देखो उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है तथा यहाँ कृषि कार्य सर्वाधिक होता है क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी या कांप मर्दा या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वे जल की उपलब्धता मिलती है। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में मालाबार तटें वे तमिलनाडु के
उच्च प्रदेशों या उच्च क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव अधिक मिलता है। और जो तमिलनाडु है, इसी तमिलनाडु के उच्च प्रदेशों में बागाती कृषि अधिक की जाती है। तो देखो, और जो कावेरी नदी के क्षेत्र में गहन कृषि तथा लघु घरेलू उद्योग अधिक होने के कारण यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। तो देखो, हमने बात की उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। तो भारत के संदर्भ में उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं वे क्षेत्र हैं जो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं। जैसे हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि। और यहाँ कृषि कार्य सर्वाधिक होता है। और क्योंकि यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी या कांप मृदा पाई जाती है और जल की उपलब्धता मिलती है, इस कारण से कृषि कार्य सर्वाधिक होता है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और इसी कारण यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत में जो मालाबार तट है, मालाबार तट वे तमिलनाडु जो क्षेत्र है, वे मालाबार तट वे तमिलनाडु के उच्च क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक मिलता है। जनसंख्या का जमाव अधिक मिलता है। और तमिलनाडु के जो उच्च प्रदेश हैं, वहाँ बागाती कृषि की जाती है। बागाती कृषि की जाती है। भाई कृषि बागानों में की जाए, जैसे चाय के बागान या फिर अन्य कोई भी बागानों में कृषि की जाती है, कॉफी के बागान आदि। तो बागाती कृषि। इसके बाद में जो कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, कावेरी नदी का क्षेत्र है या डेल्टाई जो क्षेत्र है, डेल्टा वाला क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र गहन कृषि तथा लघु घरेलू उद्योगों के कारण यहाँ अधिक जनसंख्या मिलती है। जनसंख्या का जमाव जो है वह अधिक मिलता है। गहन कृषि ऐसी कृषि जो जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक है और भूमि जो कम होती है, तो ऐसी जगह पर बार बार कृषि ली जाती है, गहन कृषि कहलाती है। देखो, ये था हमारा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। तो हमने बात की अभी उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं अब मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों की। देखो, दूसरा जो है हमारा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, इन्हें मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में देखो, यहाँ 300 से 500 व्यक्ति, यहाँ तो था 500 से अधिक, 500 से अधिक, यहाँ है 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर। तो मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में 300 से 500 व्यक्ति, 300 से बढ़कर के 500 व्यक्ति तक प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इन क्षेत्रों में देखो, तो ये क्षेत्र हैं उच्च घनत्व और जो हमारा निम्न घनत्व है। तो ये देखो, ये उच्च घनत्व व निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों के मध्य संक्रमण में अवस्थित हैं। भाई जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं, इसके मध्य वाले क्षेत्र हैं ये। भाई उच्च घनत्व व निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों में मध्यम क्षेत्रों के मध्य संक्रमण में अवस्थित हैं और यहाँ गुजरात व महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, यहाँ गुजरात व महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश या तटवर्ती प्रदेश तथा यह गुजरात व मध्य प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का तटवर्ती प्रदेश तथा इसमें है महाराष्ट्र का प्रदेश इसमें शामिल है। तो इसमें देखो आगे, यहाँ जो है कम कृषि होती है, भौगोलिक विषमता के कारण कृषि कार्य कम होता है के कारण तथा पानी की कमी के कारण यहाँ कृषि कम होती है। देखो, मध्यम घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। यह जो है यह उच्च घनत्व व निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों के मध्य का संक्रमण या मध्य का संक्रमण में अवस्थित हैं। इसके बाद में देखो, यहाँ गुजरात व मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती भाग है, छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ जो है कृषि कम हो पाती है क्योंकि वहाँ भौगोलिक विषमता पाई जाती है तथा पानी की कमी पाई जाती है। इस कारण से यहाँ जो ये प्रदेश हैं, ये मध्य में जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ मध्यम घनत्व पाया जाता है। इसके बाद में जो तीसरा है हमारा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, तो हमने दो पढ़े, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं, दूसरे हैं मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं, तीसरा जो है हमारा निम्न
घनत्व घनत्व वाले क्षेत्र, तो निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों में देखो यहाँ 300 से कम है, 300 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ 300 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य इसमें शामिल हैं। इसमें देखो जो पर्वतीय जो प्रदेश है हमारा, जैसे हिमालय क्षेत्र के अंदर हिमालय क्षेत्रों में भौगोलिक विषमता के कारण कृषि कार्य कम होता है। इसी तरह जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, यह भी भौगोलिक विषमता के कारण यहाँ भी कृषि कम होती है। देखो पर्वतीय प्रदेश हिमालय जो क्षेत्र है वह भौगोलिक विषमता के कारण कृषि कम होती है। और राजस्थान थार का मरुस्थल है, यहाँ भी भौगोलिक विषमता के कारण यहाँ भी कृषि कम होती है। इसके अलावा जो हमारे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है, या जनघनत्व वहां भी कम पाया जाता है। तो देखो हमने देखा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र तथा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। तो देखिए उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में जो जनघनत्व है वह 500 से अधिक है, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले थे। और इनमें जो था हमारे सर्वाधिक वाले आ जाएंगे, जैसे हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा, जो भी 500 से ऊपर है वो सभी इसके अंदर शामिल होंगे। इसके बाद में और यह जो है यह मैदानी क्षेत्र है। कौन सा है? मैदानी क्षेत्र है। यहाँ कृषि कार्य सर्वाधिक होता है और रोजगार के साधन अधिक हैं, इस कारण से यहाँ उच्च घनत्व पाया जाता है। दूसरा जो है हमारा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। यहाँ जो मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों के अंदर 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो इन जो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर उच्च घनत्व और मध्यम घनत्व की ये संक्रमण के ये क्षेत्र हैं। और इनके बाद में जो है हमारा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं, यहाँ 300 से कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसमें जो पर्वतीय प्रदेश और जो थार का मरुस्थल है, पर्वतीय प्रदेश है, जो हिमालय क्षेत्र है और जो हमारा थार का मरुस्थल है, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर कृषि कार्य भौगोलिक विषमताओं के कारण कम हो पाती है। इसी कारण यहाँ निम्न घनत्व वाले जो क्षेत्र मिलते हैं तथा
इनमें देखो जो कर्नाटक है, कर्नाटक का पूर्वी भाग है, कर्नाटक का पूर्वी भाग है, वह आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग में सम्मिलित है। तो इसमें क्या होता है कि कृषि कार्य बहुत कम होता है, इसी कारण से भौतिक अवरोधों के कारण जो है यह यहाँ जनसंख्या का जमाव कम मिलता है। इसी कारण से इन क्षेत्रों के अंदर जनघनत्व कम पाया जाता है। तो आज जो हमने देखा भाई, इसमें जो हमने पढ़ लिया है वह है जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ लिया, जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ लिया, और जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आगे की जो क्लास होगी हमारे, इस कक्षा के अंदर हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ में